साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इन दिनों मिशन प्रेरणा का ई पाठशाला फेज़ 3 स्टार्ट है और ई पाठशाला फेज़ 2 11 अप्रैल तक था। 12 अप्रैल से ई पाठशाला फेज़ 3 स्टार्ट है। इसके क्रियान्वयन के लिए आदरणीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से ये पत्र जारी हुआ है। तो ई पाठशाला फेज़ 3 के क्रियान्वयन के लिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, इसके संबंध में ये पत्र है और इस पत्र के अध्ययन से हम अपनी जानकारी को बेहतर करने वाले हैं। तो आइए साथियों, मेरे साथ इस पत्र में लिखा हुआ है, महोदय महोदया, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, जो ई पाठशाला कार्यक्रम है इसका संचालन अप्रैल 2020 से ही स्टार्ट है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम एवं द्वितीय चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं व्हाट्सएप के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। कोविड-19 के पुनः प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की स्थिति पुनः बाधित हो रही है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभिभावक बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का तृतीय चरण दिनांक 22 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तृतीय चरण में 100% बच्चों तक पहुंच व 100%, जी सर, कितने प्रतिशत? 100% बच्चों तक पहुंच एवं लर्निंग आउटकम पर आधारित सीख सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने निम्नवत व्यवस्थाएं या गतिविधियां संचालित करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें बिंदु 1 है या पहला पॉइंट है, ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सम्मिलित की गई है। तत्क्रम में बेसिक विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका एवं गतिविधि आधारित TLM तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा की जाएंगी। उक्त शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। पॉइंट दूसरा क्या है? विभाग द्वारा प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री या कंटेंट अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर कंटेंट जो है वो शेयर किए जाएंगे। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अतिरिक्त, यानी जो चीज़ें प्रदेश स्तर से आ रही हैं उसके अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जो कंटेंट भाई प्रदेश लेवल से आ रहा है, तो ये नहीं कि हम केवल उतना ही भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उससे अतिरिक्त भी हमें भेजना है और उसके अतिरिक्त भी हम चाहें तो कंटेंट भेजते रहेंगे। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों यथा माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची को विद्यालय में बुलाकर उनके साथ बच्चों के पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे, अभ्यास या गृह कार्य की जांच करेंगे तथा बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसके साथ ही अभिभावकों के मोबाइल, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध है, में रीड लॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप तथा दीक्षा ऐप को डाउनलोड करवाएंगे। अभिभावकों को इनके विशेषताओं के बारे में बताते हुए इनके उपयोग को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ताकि उक्त ऐप्स को प्रयोग करने के लिए बच्चों की सहायता अभिभावक कर सकें। इसके लिए अभिभावक को न्यूनतम 30 मिनट के लिए विद्यालय आने का अनुरोध किया जाए। जी हाँ, जब
अभिभावक विद्यालय आएंगे तो निश्चित रूप से उनको ये सिखाया जा सकेगा कि दीक्षा ऐप और रीड अलोंग ऐप का उपयोग कैसे करना है। लेकिन अगर विद्यालय वे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त कार्य को संपन्न करना है। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने एवं दूरदर्शन प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप पर डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया जाए। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए। अगला पॉइंट है, बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक दिया जाए। साथ ही अभिभावकों को गृह कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुरोध भी किया जाए। प्रत्येक दिन कक्षाध्यापक अपने कक्षा के न्यूनतम 5 बच्चों से वार्ता करेंगे, घर पर चल रही पढ़ाई की समीक्षा करेंगे, उनकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे, उन्हें विषय संबंधित पाठों के बारे में समझाएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्ययोजना पूर्व में शिक्षक डायरी में, जी हाँ इम्पॉर्टेंट बिंदु है सर, प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्ययोजना पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथवार अंकित करना अनिवार्य है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीकी को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित TLM बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों के शैक्षिक प्रगति के संबंध में अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में 100% जानकारी दी जाए। सर, हमें जब अभिभावक आएंगे विद्यालय तो उनको प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप के साथ साथ हमें प्रेरणा लक्ष्य और सूची के बारे में भी जानकारी देना है। बच्चों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने, सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहने एवं सिखाए गए सभी विषयों पर उसका नियमित मूल्यांकन के उद्देश्य ई पाठशाला के नियमित संचालन को सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए सर, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तृतीय चरण के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। BSA सर के कार्य एवं दायित्व क्या हैं? उपरोक्त दिशा निर्देश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी जिला अधिकारी महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की समीक्षा करें। अगला पॉइंट है ये समीक्षा है ना सर, समीक्षा करनी है किनको? BSA सर को कि ई पाठशाला में क्या प्रगति है। अगला पॉइंट, खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP द्वारा आयोजित शिक्षक एवं शिक्षक संकुलों की बैठकों में ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। यानी जो गूगल मीट हो रही है इन दिनों, इसमें BSA सर भी आ सकते हैं, BSA सर भी इसमें उपस्थित हो सकते हैं। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड के ई पाठशाला को बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी प्रधानाध्यापकों के पाक्षिक ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आहूत करें, जिसमें ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु समीक्षा करें एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करें। खंड शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने विकास खंड के समस्त शिक्षक संकुल की ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से माह में 2 बार बैठक आयोजित कर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के क्रियान्वयन की समीक्षा करें तथा उसके बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में निर्देशित करें। अगला पॉइंट, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर
चर्चा करें तथा बच्चों को दूरदर्शन व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित करें। खंड शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापक से बात करें एवं ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावकों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए आगामी रणनीति विकसित करें। एआरपी एवं शिक्षक संकुल के कार्य एवं दायित्व। सर, एआरपी और शिक्षक संकुलों के कार्य व दायित्व भी इस लेटर में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट, ई पाठशाला के क्रियान्वयन हेतु एआरपी द्वारा माह में कम से कम एक बार शिक्षक संकुल की ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आहूत की जाए, जिसमें ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु अपेक्षित प्रगति हेतु प्रेरित किया जाए। कम से कम एक शिक्षक संकुल की ऑनलाइन बैठक आहूत की जाए। सर, यहाँ तो हम लोग कई बैठकें आहूत कर रहे हैं। तो आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित एआरपी की मासिक समीक्षा बैठक में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की जाए। अब विद्यालय में जो ई पाठशाला से संबंधित प्रगति होगी, उस प्रगति की जो जिला स्तर पर समीक्षा होगी उसको प्राचार्य साहब लेंगे। तो इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु बन जा रहा है। तो ई पाठशाला का क्रियान्वयन जिला स्तर पर भी होगा सर, डायट प्राचार्य भी करेंगे। दूरदर्शन पर प्रसारित कक्षावार शैक्षणिक सामग्री को देखने एवं व्हाट्सएप द्वारा ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, बच्चों को घर में बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए शिक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करेंगे। दीक्षा ऐप के प्रयोग हेतु ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। एआरपी द्वारा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री विषय वस्तु को देख समझकर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाने हेतु शिक्षकों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं एसआरजी के सदस्यों के कार्य एवं दायित्व। डीसी प्रशिक्षण और एसआरजी, इन लोगों के कार्य और दायित्व क्या निर्धारित किए गए हैं ई पाठशाला में, देख लेते हैं। तो ई पाठशाला के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं एसआरजी द्वारा माह में कम से कम एक बार एआरपी की ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक आहूत की जाए, जिसमें ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन ई पाठशाला के सक्रिय एवं सतत संचालन एवं अपेक्षित प्रगति हेतु प्रेरित किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री एआरपी एवं शिक्षक संकुल को व्हाट्सएप ग्रुप में समयांतर्गत साझा किया जाए। दूरदर्शन पर प्रतिदिन कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक सामग्री को देखने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाए। एआरपी द्वारा आयोजित शिक्षक संकुल की ऑनलाइन ऑफलाइन बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा तथा मिशन प्रेरणा की पाठशाला क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एसआरजी एवं जिला समन्वयक मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाए। एक ये पॉइंट है सर, मोहल्ला पाठशाला का संचालन। चूँकि फेज 2 में कई शिक्षकों ने मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया, जिसमें बहुत ही अच्छे परिणाम भी आए थे, लेकिन फेज 3 में क्या कहा गया है मोहल्ला पाठशाला के संचालन को लेकर के, इसको देख लिया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विगत शैक्षणिक वर्ष में बच्चों के पठन पाठन में निरंतरता की दृष्टि अधिकतर जनपदों में शिक्षकों द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया गया था, जिसका परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। मोहल्ला पाठशाला के संचालन में कोविड-19 महामारी की अवधि में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने तथा अभिभावकों तक सीधी पहुंच बना उन्हें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने, अभिभावकों को जन जागरूक एवं जन सरोकारों से जोड़ते हुए विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने तथा शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय के मध्य विश्वास उत्पन्न करते हुए
उनमें विद्यालय के प्रति अपनापन का भाव उत्पन्न करने की मदद मिलने की पूरी संभावना है। तत्क्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वेच्छा से शिक्षक विद्यालय जनपद द्वारा मोहल्ला पाठशाला का संचालन किया जा सकता है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का अनुपालन भी हो और स्वेच्छा से हम ये कार्य कर सकते। इसके लिए स्वेच्छा शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। तो स्वेच्छा से शिक्षक विद्यालय जनपद के मोहल्ला पाठशाला का संचालन कर सकते हैं। अब उसके बाद लिखा, इसके लिए ग्राम प्रधान, एसएमसी के सदस्य और प्रधानाध्यापक द्वारा मिलकर मोहल्ला पाठशाला के संचालन के लिए किसी सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला पाठशाला के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाकर शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। परियोजना कार्यालय से प्रेषित शैक्षिक सामग्री को बच्चों के साथ अभिभावकों एवं वॉलंटियर्स को साझा किया जाए। उनसे अनुरोध किया जाए कि शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करें। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 3 के क्रियान्वयन का अनुसरण एवं समीक्षा राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु ऑनलाइन मासिक सर्वे किया जाएगा, जिसमें एआरपी और एसआरजी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि ई पाठशाला फेज 3 के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर ठोस कार्य योजना या रणनीति विकसित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भवदीय विजयकरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो सर, इस लेटर में बहुत सारी बातें की गई हैं। मोहल्ला क्लास स्वेच्छा से अपने उस देश काल स्थिति परिस्थिति को समझ करके हम कर सकते हैं, और बाकी रही बात अभिलेखीकरण की, तो उसे हमें अनिवार्य रूप से करना है। जिन जिन अभिभावकों से अगर हम मोबाइल से फोनिक वार्ता कर रहे हैं, उन अभिभावकों के नाम नंबर का अभिलेखीकरण हम प्रतिदिन अपने ई पाठशाला फेज 3 के रजिस्टर पर अंकित करते जाएंगे। तो आशा है कि इस वीडियो से ई पाठशाला फेज 3 के क्रियान्वयन के संबंध में एक अच्छी समझ बनी होगी। इस लेटर को मैं लिंक में भी दे दूंगा, आप चाहेंगे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका विधिवत अध्ययन करके ई पाठशाला फेज 3 को हम सभी शिक्षक संचालित करने का संकल्प भी लेंगे, और ई पाठशाला फेज 3 के संचालन के लिए, क्रियान्वयन के लिए हम लोग एक दृढ़ संकल्प लेकर के और बेहतर कार्य करेंगे, ताकि आने वाले समयों में हमें कोई ज़्यादा परेशानी न हो, बच्चे पठन पाठन से बहुत दूर न हों और न ही हमारे और बच्चों और अभिभावकों के बीच में कोई ज़्यादा बड़ा गैप हो। तो इसके लिए हमें ई पाठशाला संचालन में फोनिक वार्ता को अहम स्थान देना है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए सर आपको तहे दिल से धन्यवाद।